गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर सेकंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो आई होप लास्ट में जो वीडियो था वो आपने देखा होगा और उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको पेपर करना है। तो ये पेपर भी आपको कब रहना है, 5 तारीख को ही रहना है। और 5 तारीख को जो पेपर रहेगा तो वो एक साथ यानी एक इनिंग में रहेगा। तो 1.5 घंटे में आपको पहला पेपर और नेक्स्ट 1.5 आवर में आपको ये सेकंड पेपर है ये कंप्लीट करना होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने करने होंगे, तो मानकर चलिए आप लगभग अप्रोक्सीमेट, कोई 9 आ जाए तो कोई कंपल्स ऐसा नहीं है कि ये रखना है, ठीक है ना। तो हम मान सकते हैं कि इसमें 8 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है। और इसमें से कितने करने हैं आपको, इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। इससे ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा आपके पास में। अब 3 क्वेश्चन है तो क्वेश्चन फर्स्ट के चाहे वो एक पार्ट हो, चाहे इसके पार्ट फर्स्ट हो सकता है, पार्ट सेकंड हो सकता है, पार्ट थर्ड हो सकता है। तो आपको ये फर्स्ट करना है तो इसके सारे पार्ट एक जगह करने हैं, ठीक है। और मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि उसका पार्ट है वो एक ही है, तो एक पार्ट है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक पार्ट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, मार्किंग इसकी बढ़ेगी कल के मैं बताना भूल गया आपको कि मार्किंग इसकी बढ़ेगी। जैसे अब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई अपना 33 नंबर का पेपर है। तो 33 नंबर का ऐसे तो कितने में डिवाइड हो रहा था, 5 5 6 6 के क्वेश्चन हो रहे थे। अभी क्वेश्चन ही 3 हो गए तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया, 11 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो मार्किंग बढ़ गई है, इस मार्किंग के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। यानी जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसके पार्ट्स कंफर्म पार्ट आने चाहिए, या बड़ा डेरिवेशन रहता तो सीधा डेरिवेशन आएगा। तो आपको इस हिसाब से ये क्वेश्चन है ये करना है कि 11 नंबर आपके कैसे कवर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सीधे 3 है, 3 का मतलब सीधा हो गया 11 × 3, ठीक है ना। तो 11 22 33, 33 नंबर का ये पेपर हो गया। तो 3 क्वेश्चन और 33 नंबर, सीधा हिसाब ये हो गया। जो डिवाइड वो मार्किंग बढ़ जाएगी, आधी क्वेश्चन होती है। ऐसे 6 का हो रहा था, अब ये सीधा 11 का हो गया है, ठीक है। तो ये आपको कंसीडर करके ही चलना है। यानी आपको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि जो यूनिट आप तैयार कर रहे हैं उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग तैयार कीजिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है एग्जामिनर उसमें 11 नंबर दे सके। आप एक पेपर में उसको कंप्लीट करते हैं या एक पेज में उसको कंप्लीट करते हैं तो कैसे 11 नंबर मिलेंगे। तो कम से कम आपका जो डेरिवेशन चल रहा है या जो इसके पार्ट चल रहे हैं, एक क्वेश्चन है वो कितने में जाना चाहिए, तो 2 से 3 पेज में तो जाना चाहिए। फिर टाइम भी रिड्यूस हो गया, 1.5 घंटा हो गया, तो एक क्वेश्चन आपका आधा घंटा, सीधा हो गया ना हिसाब। भाई 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटे में कितने, 3 क्वेश्चन, तो आधे घंटे का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी नहीं होगी बड़ा करने के चक्कर के अंदर हमारा जो पहला पेपर वो क्वेश्चन छूट गया, जो क्वेश्चन छूट गया वो और बड़ा लॉस है। उससे तो अच्छा है कि छोटा छोटा कर दो। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट 3 होने चाहिए, आपकी कॉपी में 3 आंसर लिखे हुए होने चाहिए, सीधा मतलब ये है। और थोड़े बड़े भी होने चाहिए, ठीक है ना। कि आधे घंटे में, ऐसा नहीं है 1 घंटे में करके बैठ गए ये तो हमारा तो हो गया, अरे क्या का हो गया, फिर मार्क्स नहीं आएंगे आपके। तो मार्किंग अच्छी हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये काम है ये करना है। मैंने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो जो भी आपका एग्जामिनर है वो कॉपी देखते ही उसकी इच्छा होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं अरे यार 33 दे देते हैं इसको, तो ये होना चाहिए आपको एग्जामिनर को भी देखकर। मतलब पहला क्वेश्चन तो एकदम शानदार, मैं ये नहीं कहता कि पहला ही क्वेश्चन करो, मैं कहता हूँ आप 8वां क्वेश्चन उठाकर चेक लगा दो कि 8वां क्वेश्चन है वो आपने कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, पहला है मेरी कॉपी में, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है ना। फिर सेकंड क्वेश्चन आप करो तो 4 कर सकते हो, तीसरा फर्स्ट कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट है वो सबसे पहले होना चाहिए आपकी कॉपी में, ठीक है। तो अब हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, हम सीधी बातचीत करेंगे कि कैसे करना। तो ध्यान में आ गया, मार्किंग का भी याद हो गया, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो अपने 3 क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्यादा की क्यों करें, लेकिन मैं तो आपको सारे बताऊंगा चारों यूनिटों के, क्योंकि कोई स्टूडेंट है उसकी पहली यूनिट तैयार होगी, किसी की चौथी यूनिट तैयार होगी, कोई दूसरी कर सकता है, तो कोई स्टूडेंट तीसरी यूनिट के अंदर भी कंफर्ट महसूस करता है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूनिट तैयार कीजिए, वो क्वेश्चन तैयार कीजिए। आपको कोई नहीं कहने वाला, अथवा का कीजिए, कोई सा भी एक यूनिट भी अगर आप पूरी तैयार करते हैं तो 2 क्वेश्चन तो आपके वही हो गए, ठीक है। तो अपन अब डिस्कस करते हैं पहली यूनिट के बारे में, नाभिकीय भौतिकी, आपका पेपर नंबर सेकंड। तो क्या क्या इसमें है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो मैं कहूँ, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण,
ठीक है, ये वाला पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, इसका पूरा देखना, इसको नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, इसका डेरिवेशन, ठीक है, वो डेरिवेशन आपका Q1 Q2 Q ये P1 P2 P3 और इस प्रकार से आपके सारा डेरिवेशन आ जाएगा। इसके बाद में चतुर्ध्रुव आघूर्णों का महत्व अलग आता है, ठीक है ना, वो अलग पढ़ना। फिर क्वांटम के अंदर चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या है उसका पढ़ना, इसके निष्कर्ष पढ़ना। इस प्रकार से जितना आपका डेरिवेशन है उतना आगे और है, तो वो पार्ट भी आपको करना है, क्योंकि ये चतुर्ध्रुव आघूर्ण डिराइव करते हैं वो तो 5 नंबर का ही होता है। तो इसके बाद में अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो फिर ये कंप्लीट करना रहेगा आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद में इसी का दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, अब इसका छोटा क्वेश्चन तो आना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन ही मानकर चलिए। तो बड़ा क्वेश्चन कौन सा आता है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ का बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इसमें एक आता है द्विफोक्सी, यानी फोकस कितनी बार हो गया, 2 बार फोकस हो गया। एक डायग्राम बनाकर, सारी तो है थ्योरी और एक है डायग्राम, तो पहले तो बढ़िया से डायग्राम बनाना, ठीक है, उसके बाद में उसके वो सारे लिखना, फिर इसकी क्रियाविधि लिखना। इस प्रकार से द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो लिखना, फिर इसकी कमियां लिखना। इस प्रकार से पूरा मैथमेटिकल है ही नहीं, पूरा थ्योरेटिकल है द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। कई बार ये द्विफोक्सी में आकर इसको पूछ लिया जाता है बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, ठीक है ना। तो बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ ये भी ये सेम चीज है, लेकिन इस नाम से पूछ लिया जाता है, साइंटिस्ट का नाम। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको करना है, काम वही करना है, ठीक है। तो क्या किरण पुंज क्या होता है, इसका आयन स्रोत क्या है, उसके बाद में ये फोकस किस किस के होता है, बेलनाकार संधारित्र वो हम काम में लेते हैं, सारी चीजें हैं, चुंबकीय क्षेत्र है वो काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कंप्लीट इसमें करनी है, ठीक है ना। तो ये 2 बड़े क्वेश्चन हो गए आपके फर्स्ट यूनिट के, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण हो गया और द्विफोक्सी या बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ हो गया। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। फिर तीसरा क्वेश्चन यानी यूनिट सेकंड में अपन पहुंच जाए, तो इसमें आता है द्रवबूंद मॉडल, नाभिक का द्रवबूंद मॉडल, ठीक है। ये भी एक डायग्राम है और पूरा थ्योरेटिकल है, यानी नाभिक की ये जो ये पेपर है ना आपका, ये थ्योरेटिकल है मैं कह रहा हूँ। तो द्रवबूंद मॉडल में क्या है, पानी की बूंद गिरती है और गिरती है तो उसमें भार ज्यादा होता है, तो अपन देख सकते हैं टूटी से फिर क्या होता है, टपक जाती है, ठीक है। बस यही समझाना है। उसके अंदर क्या करते हैं कि 2 हल्के नाभिक, भारी नाभिक है, मतलब एक भारी नाभिक जैसे यूरेनियम का नाभिक है और एक न्यूक्लियर है, न्यूट्रॉन है, उसकी अपन ने बरसात कर दी, तो न्यूट्रॉन और वो मिलकर क्या करेंगे, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, एक भारी नाभिक और वो फिर किस में टूट जाएगा, हल्के नाभिकों में टूट जाएगा, यही नाभिकीय विखंडन है। तो नाभिकीय विखंडन को किसके माध्यम से समझाना, द्रवबूंद मॉडल के आधार पर समझाना, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया। एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, ये आपको कर तैयार करना है। सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये यानी 8-11 नंबर अकेला खींच सकता है, क्योंकि इसके 6 पार्ट हैं, ठीक है ना। और उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल क्या है, एक एक इक्वेशन है तो 6 इक्वेशन लिखनी पड़ेगी और लास्ट के अंदर सबका जोड़ करना है, फिर एक डायग्राम बनाना है और वो समझाना है, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया से आप सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र ये तैयार कर लेंगे। फिर ऐसे इसका एक और क्वेश्चन आता है सेग्रे चार्ट, ठीक है ना, एन और जेड के अंदर सेग्रे चार्ट है, ऐसे सेग्रे चार्ट करके एक छोटा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपसे, या n/z रेशियो, एन जेड का डायग्राम बनाकर समझाना रहता है, ठीक है। एन जेड अनुपात भी कहते हैं, सेग्रे चार्ट भी कहते हैं। तो ये आप देख लेंगे, ए और जेड के अंदर लक्ष्य होता है, सेग्रे चार्ट है वो आप टॉपिक का बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इसका छोटा क्वेश्चन हो गया। फिर इससे आगे वाले चैप्टर के अंदर अपन आते हैं, तो 2-3 छोटे क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में आपके वो बड़ा डेरिवेशन, बड़ा क्वेश्चन ना आकर उसके साथ में छोटे पार्ट भी डाल ही देगा, इसलिए वो भी चीज आपकी आवश्यक है, ठीक है। तो कौन सा आता है, एक और आता है इसी के अंदर, नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत, नाभिकीय बलों का मेसोन सिद्धांत, ये भी छोटा क्वेश्चन है, मेसोन सिद्धांत या मेसोन विनिमय भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये वाला पार्ट है, ये भी आपको इसमें देखना रहेगा, ठीक है।
इसके साथ में और कौन सा आता है, तो एक इसका आता है, इसके आगे वाले चैप्टर में पहुंच जाए क्वेश्चन में, तो गाइगर नटल नियम। ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट हैं, अगर आपको आते हैं तो कर पाओगे, नहीं आते हैं तो नहीं लिख पाओगे, सीधा इस आदमी का यही रहता है। तो आते हैं मतलब पहले सीख कर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है बहुत आसान। एक डायग्राम बना हुआ है इस प्रकार से, और ये डायग्राम बनाकर इसको समझाना रहता है, बस किस किस के बीच में डायग्राम है, सारा वो क्या है, तो ये आप देख लेंगे, अभी समझाने का अपने पास समय नहीं है। ऐसे ही एक और आता है अल्फा कणों की परास। तो अल्फा कणों की परास ये क्या होती है, परास मतलब तो क्या होती है, एक निश्चित रेंज होती है, दूरी होती है। तो अल्फा कण जब नाभिकीय विखंडन से मुक्त होता है तो कितनी दूरी तक वो गमन कर सकता है, मान लो मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी गमन करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी परास हो जाएगी। तो इसके बारे में भी दे रखा है, थ्योरेटिकल आप लिख कैसे सकते हैं, समझना अलग बात है, लेकिन उसको लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में इसका सबसे इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर। 6 साल से लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बनता ही ये एक ही है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक वो है। तो ये कैसा है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का है, नाभिकीय रिएक्टर। सुंदर सा डायग्राम रफ में बना लेना, ठीक है। वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर रफ में बना लेना, नहीं बनाओगे तो बिल्कुल भी वहां डायग्राम इतना गंदा डायग्राम बनेगा, एग्जामिनर देखते ही आपके नंबर काट लेगा, ठीक है। और ये नाभिकीय रिएक्टर का है, तो एक बार डायग्राम बनाना, तो इसकी संरचना है, फिर इसकी क्रियाविधि है, कैडमियम छड़ी क्या होती है, ठंडा पानी किस लिए काम में लेते हैं, क्रियाविधि और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में देखनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपन आते, ये नाभिकीय विखंडन अपना कंप्लीट हो गया। फिर आता है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन, तो विखंडन और संलयन में अंतर, एक तो छोटा क्वेश्चन, विखंडन एंड संलयन, दोनों में अंतर क्या होता है, ये आपको पार्ट देखना होगा। ऐसे ही दूसरा क्या है इसका, तारों में संलयन, ये आपको देखना चाहिए भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कौन कौन सा हो गया, एक तो रिएक्टर मैंने बताया, एक तारों में संलयन बताया। तारों में संलयन दो प्रकार से हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र होता है, एक कार्बन नाइट्रोजन चक्र होता है। दोनों चक्र आपको देखने, 4-4 नंबर, मतलब अगर क्वेश्चन बड़ा है, ये बहुत आसान पेपर देना तो 8 नंबर का सीधा ये क्वेश्चन दे सकता है आपका तारों में संलयन। तो ये आप तारों में संलयन देख लेंगे। दो चक्र मैंने बताए, पीपी यानी प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, और दूसरा कौन सा आपका CN कार्बन नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो गया। अब इसके आगे छोटे क्वेश्चन फिर आ गए, छोटे क्वेश्चन के अंदर कौन से आ गए भाई, तो इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है समझाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। देखना कॉपी में मिल जाएगा, कॉपी में नहीं मिलेगा बुक में मिल जाएगा, कहीं से भी मिले देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे ही एक और आता है सेरेकोम विकिरण, सेरेकोम विकिरण, ये पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। हो गया कंप्लीट। यहाँ तक आपकी थर्ड यूनिट, नहीं थर्ड तो नहीं, सेकंड यूनिट और चल रही है, इसे मानिए आप सेकंड यूनिट का पार्ट है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे, विखंडन और संलयन कंप्लीट होने के बाद में कहाँ पर आएंगे, तो आप नेक्स्ट यूनिट में आ जाइए। इसके अंदर कुछ पार्ट हैं, जैसे आनुपातिक गणित, आनुपातिक गणित। अब बड़ा क्वेश्चन आना है तो भाई ये 12 नंबर अकेला पार्ट तैयार कर सकता है, मतलब 12 नंबर अकेला एक क्वेश्चन ले सकता है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है। और दूसरा इसका आता है गाइगर मूलर गणित, गाइगर मूलर गणित, ठीक है। ये वाला आनुपातिक हो गया, गाइगर मूलर गणित हो गया, और साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक इसमें आता है 1D ग्राफ। ये 4 है, इन 4 के अंदर से इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो अनुपातिक गणित्र भी उतना, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है वो है गाइगर मूलर गणित्र और साइक्लोट्रॉन। बहुत आसान है, थ्योरेटिकल है, पहले संरचना फिर थ्योरी, उसके बाद में उसकी क्रियाविधि और उसके ड्रॉबैक्स, उसके कुछ प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें हैं ये आपको पढ़ने। तो इसमें और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप 4 पढ़ लो तो 4 में से 2 आपको मिल जाने चाहिए। तो ये आपका हो गया। और लास्ट वन देखिए अपनी 4th यूनिट है, तो यूनिट 4, ये तो यूनिट 4 है, वो आपकी किस में हो जाएगी,
तो उसके अगर बात करें तो उसमें छोटे कण हैं, जैसे फर्मियोन है, बोसोन है, फर्मियोन, बोसोन और ये सारे कण हैं वो इसके अंदर काम में आते हैं। फिर इसके संरक्षण नियम है। अब संरक्षण नियम क्या है, अगर ये आपको पूरा तैयार है तो करो, नहीं तो अगर नहीं तैयार किया है तो छोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें क्या आने वाले हैं, अभिक्रियाएं आएगी इसके अंदर, और अभिक्रियाएं वो आपको अगर आती है संरक्षण नियम, इसका पता है बोरोन संख्या कितनी है और ये फर्मियोन संख्या कितनी, अगर संख्याएं पता है, विचित्र क्वांटम संख्या कितनी है, इसका आई कितना है, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर कितना है, ये सारी चीजें अगर i3 कितना है, ये सारी चीजें अगर आपको आती है ना, तब तो आप इसको कर पाओगे, नहीं आती है तो फिर नहीं कर पाओगे, सीधा इसका ही रहता है। तो इसमें हो सकता है कि 6 इक्वेशन आ जाए और 12 नंबर की सीधी दे दे। तो ये आपका हो गया। इसमें एक अष्टतही तरीका आता है, वो अगर आप चाहो तो देख सकते हैं, 8 फोल्ड कह सकते हैं अष्टतही तरीका, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट यूनिट हो गई, यानी इसमें संरक्षण नियम के ऊपर जो आपकी बुक में दे रखे हैं, जिन्होंने तैयार कर रखा है वो आप देखेंगे। अगर नहीं तैयार किया है तो छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 2 यूनिट करनी है अपने को, तो क्वेश्चन ही 3 करने हैं। तो आप अपन रिवाइज करता हूँ, मैं आपको रिवीजन जस्ट बता देता हूँ। अच्छा हाँ, ये जो आप पढ़ रहे हैं अपन अभी, एसन बोस फिजिक्स एकेडमी नाम से ये चैनल है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आपको आगे की जानकारी और पेपर्स के बारे में मिलती रहेगी। और फिजिक्स एकेडमी जो है फिजिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी 11th 12th और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कोई भी अपने जानकार बंदा हो और जो फिजिक्स के अंदर कंफर्ट होना चाहता है, यानी सब्जेक्ट्स को डर दूर भगाना चाहता है, तो यहाँ पर आ सकता है और आराम से पढ़ाई है वो कर सकता है। ऑफलाइन के लिए ये अपना प्रयास है वो चल रहा है, तो अपने साथियों को ये बता सकते हैं। 10th मैथ भी हमने इसके साथ में इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये सारी थी। अब इसमें मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो रिवीजन में क्या क्या चाहिए, तो रिवीजन में देखो पहली यूनिट के अंदर कौन सा मैंने इंपॉर्टेंट बताया, द्विफोक्सीय वेन ब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद में दूसरी यूनिट के अंदर सामी आनुभाविक द्रव्यमान सूत्र, तीसरी में नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। द्रवपूर्ण मॉडल वो तो आ ही गए, वैसे तो बताया हुआ ही है। तो देखो द्विपक्षीय हो गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका सामी आनुभाविक, तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका नाभिकीय रिएक्टर, चौथा क्वेश्चन हो गया आपका तारों में संलयन यानी कार्बन नाइट्रोजन और प्रोटॉन चक्र। 4 क्वेश्चन हो गए। और पांचवा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो ये वाला अनुपाती गाइगर मूलर और साइक्लोट्रॉन, इन 3 में से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपका पेपर है वो कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया है, और वो आपको जो आपके एग्जाम है उसमें 3 क्वेश्चन करने के लिए बेनिफिट करेगा। थैंक यू वेरी मच।